हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी1। इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लेने वाले हैं सी शार्प का। इसके साथ ही हम डॉट नेट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। डॉट नेट का फ्रेमवर्क क्या होता है, उसके साथ कोर और उसके अगले जो वर्जन्स आए हैं उन सब का क्या उसमें एडवांटेजेस हैं, इन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। उसके साथ ही CLR, CTS, CLS और JIT कंपाइलर क्या होता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर रिड्यू। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया है, ये डॉक्यूमेंट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के बाद में। ओके, सो व्हाट इज़ सी शार्प। ओके, तो व्हाट इज़ सी शार्प के अंदर एक चीज़ मैं बताऊंगा कि एक मॉडर्न लैंग्वेज है, उसके साथ ही ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है और टाइप सेफ है। अब अगर आप इस फील्ड के अंदर हो तो आपको पता है कि मॉडर्न लैंग्वेज बहुत सारी होती है, जैसे कि जावा, उसके साथ पाइथन, उसके साथ C++। ओके, ये मॉडर्न लैंग्वेजेस है। उसके साथ ही यही मॉडर्न लैंग्वेज का कंसेप्ट इस सी शार्प के अंदर यूज़ करा हुआ है, जो कि आप ये भी बोल सकते हो कि जावा, C++ का जो एक्सट्रैक्ट है वो सी शार्प है। तो इन दोनों के या सी के बिहाफ पे या उनको देख के सी शार्प का क्रिएशन किया हुआ है। अब व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका डिटेल वीडियो में लाऊंगा, एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो इसका आएगा। लेकिन व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ हाउ वी राइट अ प्रोग्राम। मीन्स इसके कुछ प्रोग्राम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल का यूज़ करके हम एक बेहतरीन प्रोग्राम या एक्सटेंडेबल प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो इनके अंदर एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी कंसेप्ट्स आती हैं। इनके नाम यहाँ पर नहीं लिखूँगा मैं, लेकिन ये सारी कंसेप्ट्स यहाँ पर आती है, तो उनको सी शार्प सपोर्ट करता है। ओके, और उसके बाद है टाइप सेफ। व्हाट इज़ टाइप सेफ, इसका एक एग्जांपल मैं लूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप सेफ के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं एक इंटीजर ले रहा हूँ, इंटीजर नम इक्वल्स टू 100। ओके, तो ये मैंने इंटीजर लिया, उसको मैं स्ट्रिंग str इक्वल्स टू num, ये ऐसे में इसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकता। डायरेक्टली ऐसे वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इंटीजर है। उसको हम एक्सप्लिसिटली ट्राई कर रहे हैं कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग str इक्वल्स टू num डॉट टू स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन है। तो इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग में इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपकी टाइप सेफ्टी को बढ़ाता है। ओके, आप रन टाइम में आपके जो प्रोग्राम आपने लिखा है उसको फेल होने से बचाता है ये, इन द सेंस आप अगर देखो तो। ओके, तो ये सारी बातें हो गई डॉट नेट के सी शार्प के बारे में। सी शार्प क्या है, उसके साथ मैं आपको बताऊं तो ये डॉट नेट सी शार्प लैंग्वेज 2000 में इंट्रोड्यूस हुई थी, विच इज़ क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो उसके बाद ही बहुत सारे इसके वर्जन्स आए थे। पहले आया था फ्रेमवर्क, एंड उसके बाद अभी चल रहा है वो है कोर। ओके, तो कोर के बहुत सारे वर्जन्स हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपको सिखाने वाला हूँ सी शार्प, वो डॉट नेट 8 के अंदर सिखाने वाला हूँ। ओके, डॉट नेट कोर 8। तो अभी ये तो चीज़ें हो गई व्हाट इज़ सी शार्प, हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। लेकिन हमने अभी तक इसके फीचर्स के बारे में जानकारी नहीं ली है। फीचर्स, ओके, तो व्हाट इज़ की फीचर्स ऑफ सी शार्प, ये पहले भी मैंने बताया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। उसके साथ ये टाइप सेफ है। अब ये और एक बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी टाइप सेफ क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे जो कंसेप्ट हैं उनको ये सपोर्ट करता है। दैट इज़ नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके साथ मॉडर्न लैंग्वेज,
अब मॉडर्न लैंग्वेज क्या होती है? मॉडर्न लैंग्वेज सपोर्ट करती है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को। असिंक अवेट, असिंक अवेट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है? अगर आपका एक टास्क चल रहा है तो उसके साथ आप दूसरा भी टास्क साइमल्टेनियसली रन कर सकते हो। ये दिस इज़ नथिंग बट असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ये मैं आपको बाद में ठीक से इसका ठीक से एलैबोरेट करूँगा। ओके, उसके बाद लिंक क्यू, ये भी मैं आपको बाद में एलेबोरेट करूँगा। लेकिन लिंक क्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आपने डेटाबेस के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके लाया तो उसको कैसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको कैसे लेके आ सकते हो, ये सारी चीज़ें लिंक क्यू के अंदर हम एज अ SQL टाइप स्क्रिप्ट के हिसाब से हम लिख सकते हो। ओके, उसके साथ ये है क्रॉस। ये क्या करता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट इन द सेंस कि ये लिनक्स में भी चलता है, उसके साथ ये मैक में भी चलता है, और माइक्रोसॉफ्ट ये तो पता ही आपको विंडोज़ के अंदर भी ये चलता ही है, जो कि पहले ये सिर्फ विंडोज़ के अंदर चलता था, ये अब क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया है। तो उसके बाद अब ये हो गई लैंग्वेज की बातें। अब सिंटैक्स लिखने का कोई एक तरीका होता है डॉट नेट के अंदर, सी शार्प के अंदर। अब देखो, सी शार्प के अंदर जो सिंटैक्स लिखने का तरीका है वो मैं आपको छोटी सी डिटेल आपको बताऊंगा, जैसे कि यूजिंग सिस्टम, ओके, सिस्टम क्लास हेलो, ये हर एक लैंग्वेज के अंदर आपको मिलेगा हेलो वर्ल्ड। आप अगर ऐसे ट्राई करोगे लिखने का, मीन्स विदाउट एनी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड है उसको ना यूज़ करके आप ऐसे लिखने की कोशिश करोगे पहले, तो आपको थोड़ा सा सिंटैक्स याद में रहेगा। स्टैटिक वाइड मेन, आप ये गलती हो रही है लेकिन ठीक है, देखते हैं बाद में गलती क्या है, मैं आपको बताऊंगा। गलती है इन इसके केस की। स्टैटिक हमेशा से ही स्मॉल रहता है, स्टैटिक मेन, ठीक है। अब ये स्टैटिक वाइड मेन है, ओके, ये हो गया। अब STATIC, हाँ ठीक तो है। अब कंसोल, सॉरी, CONSOLE डॉट, अब ये देखो मैंने ये कैसे इसका सिंटैक्स लिखा है। हेलो वर्ल्ड, ओके। अब ये सिंटैक्स लिखने का तरीका क्या है? देखो, स्टैटिक वाइड मेन। अब ये यहाँ से प्रोग्राम आपका स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से प्रोग्राम आपका रन होने वाला है। उसके साथ कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल एप्लीकेशन के अंदर, कंसोल के अंदर आपको जो भी प्रिंट करना है तो यहाँ पर आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। अगर ये प्रोग्राम मैंने विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करके या विजुअल स्टूडियो का यूज़ करके एग्जीक्यूट कर लिया तो आपकी कंसोल के अंदर कैसा रिज़ल्ट आएगा? हेलो वर्ल्ड, ऐसा रिज़ल्ट आपके कंसोल के अंदर आपको प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। दिस इज़ नथिंग बट सिंटैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी शार्प। अब इसको लिखने का एक तरीका होता है, तो यही मैंने आपको दिखाया क्या तरीका होता है इसके लिखने का। अब हम जाते हैं व्हाट इज़ डॉट नेट की तरफ। डॉट नेट, ओके। अब व्हाट इज़ डॉट नेट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। उसके साथ रन टाइम, ये एक रन टाइम है, ओके, जो कि क्रिएटेड बाय, आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट, ओके। व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क क्या करता है? आपको एक
आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके देता है जहाँ पर आप एक प्रोग्राम लिख सकते हो, उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। उसके साथ रन टाइम क्या होता है, वही जो कि आप उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। दिस इज़ नथिंग बट डॉट नेट। ये कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डॉट नेट के बारे में। उसके बाद ये आपको प्रोवाइड क्या करता है, BCL, ये बेस क्लास लाइब्रेरी। व्हाट इज़ BCL, बेस क्लास लाइब्रेरी? ये आपको रेडी टू यूज़ बहुत सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। टू यूज़ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि फाइल IO। ओके, ये आपको पता होगा, फाइल इनपुट फाइल आउटपुट आपको ये प्रोवाइड करके देता है। उसके साथ ही ये क्या करता है, कलेक्शंस आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आप आपके प्रोग्राम के अंदर यूज़ करवा सकते हो। ओके, ये हो गया BCL के बारे में। उसके साथ CLR। व्हाट इज़ CLR? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ओके, अभी ये कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या होता है, ये क्या करता है, आप द कोड एंड मैनेज द मेमोरी। ओके, तो आपका कोड एग्जीक्यूशन और मेमोरी मैनेजमेंट का काम किसके पास होता है, CLR के पास होता है। CLR के पास बहुत सारी चीज़ें होती है, वो बाद में आपको मैं बताऊंगा, इसी वीडियो के अंदर होगी वो बताऊंगा मैं आपको। मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट, MLS। देखो, अब मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट क्या होता है, C#, उसके साथ VB.NET। ओके, ये और F# है। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसको सपोर्ट अगर आपको करना है तो इसका यूज़ कर सकते हो आप। ये इसकी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड कर देता है डॉट नेट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई व्हाट इज़ डॉट नेट के बारे में। तो अब हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ डॉट नेट फ्रेमवर्क, डॉट नेट कोर एंड डॉट नेट। ओके, टेबल ले लेता हूँ मैं एक, ठीक है, 3-4 लगेंगे मुझे, ठीक है। ऑलराइट, डॉट नेट फ्रेमवर्क, कोर, उसके साथ डॉट नेट। ऑलराइट, अब ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 2000 में स्टार्ट हुआ, डॉट नेट फ्रेमवर्क 2000 में स्टार्ट हुआ था। उसके साथ ही ये क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं था, तो सिर्फ विंडोज़ के अंदर चलता था। ये विंडोज़ के अंदर ही चलता था सिर्फ, और इसका यूज़ करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते थे विथ WinForm। ओके, ये सारी चीज़ें डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में मैंने बताई। उसके बाद 2016 में स्टार्ट हुआ डॉट नेट कोर, जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाता था। उसके साथ ही ये बहुत लाइट था। ओके, एज़ कम्पेयर टू डॉट नेट फ्रेमवर्क ये बहुत लाइट वेट था, और ये पूरा रीराइट हुआ था। जो अगर आप डॉट नेट फ्रेमवर्क का पूरा कोड देखोगे या सारे सिनेरियोज देखोगे, तो ये पूरा चीज़ कोर के अंदर रीराइट हुआ था। ये इसके ऊपर बेस करके नहीं बनाया था, ये पूरा रीराइट हुआ था। उसके बाद ये डॉट नेट कैसे आप बोल सकते हो, देखो 5 के बाद जितने भी डॉट नेट्स आए हैं, वर्जन्स आए हैं, उनको आप डॉट नेट के तरह ही बोलते हो। आप उसको कोर ये वो सारी चीज़ें नहीं बोलते हो, डायरेक्टली डॉट नेट बोलते हो। ओके, उसके वर्जन का आप बाद में आप नाम लेते हो, किस वर्जन पे आप काम करते हो। जैसे कि मैं वर्जन पे काम करता हूँ डॉट नेट 8 के ऊपर, तो आप बोलते हो कि डॉट नेट 8। ओके, दिस काइंड यू डायरेक्टली रिप्रेजेंट व्हाट यू आर वर्किंग ऑन। उसके बाद अब ये डॉट नेट 5 2020 के बाद में जो भी आप करते हो, जैसे कि मैंने बताया 5, 6, 7, 8। ऑलराइट, ये क्रॉस था। ओके, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्क करता था। उसके साथ ही वेब API बनाता था विथ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके अंदर ASP.NET उसके साथ MVC को भी ये सपोर्ट करता था। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में सुधार आया, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाता था। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन किस में यूज़ करता था, एक्सामेरिन। ओके, उसके बाद MAUI, मावी। ओके, इन सब का यूज़ करके ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाता था। उसके बाद क्लाउड एप्लीकेशन। ओके, जैसे कि एजूर एप्लीकेशन। एजूर एप्लीकेशन भी ये बनाता था। ओके, उसके बाद IoT एप्लीकेशंस, AI एप्लीकेशंस और माइक्रो सर्विसेज, इन सब को भी अगर आपको लिखना है तो आप .NET के अंदर आप लिख सकते थे उसको। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में ये आपको प्रोवाइड पहले से ही कर देता है अब। ओके, ये हो गई ओवरऑल बेसिक्स अबाउट व्हाट इज़ .NET और इसके वर्जन्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ों के आप पढ़ सकते हो। उसके स्क्रीनशॉट में आपको मैं यहाँ पर दे दूँगा। ऑलराइट, उसके बाद अब हम डीप डाइव करेंगे व्हाट इज़ CLR, CATS एंड CLS। ओके, व्हाट इज़ CLR। ऑलराइट, अब CLR का लॉन्ग फॉर्म मैंने बताया था, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ऑलराइट, अब व्हाट इज़ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम ये बहुत मेन चीज़ है। जब भी आप एक .NET एप्लीकेशन रन करते हो ना, तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू हैव टू हैव इन योर एप्लीकेशन। सो ये पहले से ही प्रोवाइडेड होता है। जब भी आप कोई विजुअल स्टूडियो कोड और उसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर देते हो तो CLR आपको उसके अंदर ही मिल जाता है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली एक एग्जीक्यूशन इंजन है। अरे ये क्यों ऐसे हो रहा है भाई, इंजन है। ऑलराइट, तो ये एक एग्जीक्यूशन इंजन है जो कि आपके C# के कोड को रन करवाने में आपकी मदद कर देता है। ओके, तो इसके इंटरनल फीचर्स ये कौन कौन से आपको प्रोवाइड करता है ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा यूज होता है। मेमोरी मैनेजमेंट इन द सेंस कि गार्बेज कलेक्शन। व्हाट इज़ गार्बेज कलेक्शन, देखो पहले के जो लैंग्वेजेस थे उसके अंदर आपको इंटरनली या एक्सप्लिसिटली आपको मेमोरी आपकी मैनेज करवानी पड़ती थी। जिसके आपने एक वेरिएबल को मेमोरी अलॉट कर दी तो एक्सप्लिसिटली आपको नीचे जाके जहाँ पर भी आपको उस मेमोरी का यूज़ नहीं है उसके अंदर आपको वो मेमोरी हटा देनी पड़ती थी। दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू डू इन बैक इन द डेज। बट गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, आपका ये काम हल्का कर देता है। जब भी आप कोई मेमोरी अलोकेट कर देते हो, जैसे कि इंट i इक्वल्स टू 1, ये आपने अलोकेट कर दी। अगर वेरिएबल के अंदर प्रोग्राम के अंदर आपको इसका यूज़ ही नहीं है तो ये अलोकेट ही नहीं करेगा मेमोरी को, और अलोकेट नहीं करेगा तो आपका प्रोग्रामिंग स्पेस या जब भी आप रन करोगे एप्लीकेशन तो ये स्पेस आपकी एप्लीकेशन का नहीं खाएगा। यही मेन चीज़ है। उसके बाद टाइप सेफ्टी, तो ये टाइप सेफ्टी आपको प्रोवाइड कर देता है जो कि आपको मैंने एक्सप्लेन करी थी पहले भी। टाइप सेफ्टी आपको यही CLR आपको दे देता है जो कि एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन नहीं करने देता। उसके साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग, आपको एक्सेप्शन, अब हाँ ओके, एक्सेप्शन, व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई कैच ब्लॉक। अभी के लिए तो यही ध्यान में रखो कि ट्राई कैच ब्लॉक होता है जो कि आपके एक्सेप्शन को हैंडल कर देता है। तो जब भी आप कोई कोड, चंक ऑफ कोड लिखते हो, जैसे कि आपने प्लस का प्रोग्राम लिखा कैलकुलेशन का, तो वो लिखते हो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन है, तो वो क्या करेगा, आपके थ्रो के अंदर उस एक्सेप्शन को डाल देगा। थ्रो के अंदर अगर आपके एक्सेप्शन को वो कैच कर देगा। ओके,
थ्रो के अंदर वो डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आया है, तो कैच के अंदर जाएगा, कैच के अंदर वो एक्सेप्शन वो एक्सेस करेगा और आपको प्रेजेंट करेगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट एक्सेप्शन दैट यू आर करंटली गेटिंग। ओके, दीज आर द थिंग ये एक्सेप्शन हैंडलिंग ये प्रोवाइड कर देता है। अब ये होने के बाद सिक्योरिटी एक प्रोवाइड कर देता है, ये इंटरनल फीचर है इसका, लेकिन ये सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। और ये मोस्ट इसका मेन फीचर ये है कि क्रॉस लैंग्वेज इंटर ऑपरेबिलिटी ये आपको प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि VB.NET है, C# है, F# है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसका यूज़ करके आप एक प्रोग्राम लिखते हो, लेकिन ये क्रॉस प्लेटफॉर्म जाने का मेन चीज़ CLR डिसाइड कर देता है। मीन्स ये आपके लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको इन IL में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज़ IL? I'll टेल यू इन फ्यूचर। देखो और क्रॉस। ओके, व्हाट इज़ क्रॉस? अब देखो व्हाट इज़ क्रॉस इन द सेंस कि देखो आपने एक एप्लीकेशन बनाया C# के अंदर, एक एप्लीकेशन बनाया F# के अंदर, तो अगर आपको ये एप्लीकेशन रन करवाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका CLR क्या करेगा, आपके जो एप्लीकेशन है, जो आपने कोड लिखा है, उसको IL में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज़ IL? इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ओके, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में इसको ये कन्वर्ट कर देता है। इंटरमीडिएट लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करने के बाद ये बाद में आप कंपाइल कर सकते हो कोई भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के ऊपर। जैसे कि मैक में इसको मुझको यूज़ करना है, तो मैक का कंपाइलर क्या करेगा, CLR का यूज़ करके इस इंटरमीडिएट लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और मैक के अंदर इसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज़ का एप्लीकेशन को आपको इसको विंडोज़ के अंदर आपको एग्जीक्यूट करवाना है, तो ये IL को विंडोज़ के कंपाइलर के अंदर, विंडोज़ के मशीन कोड इंडिपेंडेंट कोड के अंदर इसको कन्वर्ट करेगा। ये सारी चीज़ें ये क्रॉस प्लेटफॉर्म के थ्रू करता है, वो विच इज़ यूज्ड बाय CLR। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे CTS, कॉमन टाइप सिस्टम। Okay, what is common type system? First of all, common type system is ये डिसाइड करता है, ये आपको बताता है कि हाउ डेटा टाइप्स आर डिक्लेयर्ड इन .NET। ओके, हाउ इन .NET। ओके, तो .NET के अंदर आप डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर करने वाले हो, ये डिसाइड करता है। ओके, और ये इंश्योर करता है कि ऑल लैंग्वेजेस इन .NET शेयर द सेम डेटा टाइप। अब देखो IL के अंदर आप एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर, अब देखो मैंने लिखा एक कोड इन विंडोज़ एप्लीकेशन, तो उसके अंदर इंट है, लेकिन अगर मैं F# के अंदर उसको लिखूँगा तो उसका डेटा टाइप लिखने का तरीका अलग होगा। ओके, ओके, तो देखो सपोज़ मैंने इंटीजर लिखना है इन द C#, तो मैं इंट लिखूँगा उसके लिए, लेकिन इन F# या VB.NET उसके अंदर इंट लिखने का तरीका अलग है थोड़ा, तो उसको एक्सप्लिसिटली अगर आपको कन्वर्ट करना है कि ओके, तो देखो इन C# आपको अगर इंटीजर लिखना है तो आप इंट लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको VB.NET या F# के अंदर इंटीजर लिखना है तो उसको लिखने का तरीका अलग है। तो लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने उसको IL में कन्वर्ट कर दिया इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर, तो वो हर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म के थ्रू
या क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर या हर एक लैंग्वेज के ऊपर उसको एक पर्टिकुलर डिफरेंट कोड के अंदर जनरेट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करवाने में आपकी मदद करेगा। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है CTS। ओके, तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। अब नेक्स्ट CLS। ऑलराइट, व्हाट इज CLS? कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ओके, अगर आपको CTS ध्यान में आया है तो आपको CLS भी ध्यान में आएगा। व्हाट इज़ कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस? देखो, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस के अंदर आप अगर देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर बेसिक और रूल्स लिखे होते हैं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या लिखना है हमें। जैसे कि अगर आपने पब्लिक क्लास लिखा इन C# फॉर एवरीथिंग, जैसे कि VB.NET के अंदर वो पब्लिक क्लास कैसे बिहेव करेगा और इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के अंदर वो कैसे बिहेव करेगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रूल्ड आउट करके लिखी हुई होती है। ओके, दिस इज़ नथिंग बट CLS। ऑलराइट, तो ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ JIT। ओके, इसका एब्रीविएशन क्या है? जस्ट इन टाइम। अब देखो, पहले तो जस्ट इन टाइम JIT कंपाइलर इज प्रेजेंट इन CLR ओनली। इसके अंदर ही JIT कंपाइलर होता है। ओके, तो इन CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के अंदर ही JIT कंपाइलर आपका प्रोवाइडेड होता है। ओके, ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट IL कोड को इनटू इट्स मशीन इंडिपेंडेंट कोड। ओके, तो ये क्या करता है? तो JIT कंपाइलर क्या करता है? IL कोड जो है आपका, ये IL कोड, इसको कन्वर्ट करता है मशीन इंडिपेंडेंट कोड के अंदर। जैसे कि मुझे अगर IL मिला है कहीं से भी और उसको मुझे रन करवाना है मेरे मैक के ऊपर, तो ये JIT कंपाइलर का काम है कि मेरे IL को मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट करना। ये काम है JIT कंपाइलर का। ओके, तो इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। प्री JIT होता है, एक्नो JIT होता है, ये सारे इसके स्टेजेस होते हैं। नॉर्मल JIT होता है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, आप इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हो। लेकिन मेन इस JIT कंपाइलर का मेन काम होता है कि IL कोड को मशीन इंडिपेंडेंट कोड के अंदर कन्वर्ट करना। ऑलराइट, ओके, पुटिंग ऑल टुगेदर हम अब इसका एब्रीवेटेड पार्ट देखेंगे कि मेन चीज़ क्या है। अगर मुझे एक प्रोग्राम लिखना है कोई भी C# के अंदर, तो मुझे सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं। उन सेट ऑफ रूल्स को अगर मैं फॉलो करूँगा तो मैं एक्सटेंडेबल प्रोग्राम लिख सकता हूँ। मेरा CLR क्या है, JIT कंपाइलर क्या है, उसके साथ ही मैं अगर रूल्स में बैठता हूँ तो उस रूल्स को मैंने कैसे डिफ़ाइन करना है, ये सारी चीज़ें मुझे मेरे माइंडसेट के अंदर होनी चाहिए अगर कोई लैंग्वेज के अंदर मैं एंटर करना चाहता हूँ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अभी जाना। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप इसका थोड़ा और स्टडी कर सकते हो थ्रू द इंटरनेट। अब मैं एक छोटा सा सिंटैक्स लिखूँगा एक एग्ज़ाम्पल का, जो कि एडिशन का एग्ज़ाम्पल है। int a equals to 10, int a equals to 10, int b equals to 20, so int c equals to a plus b. Alright, डॉट। ओके, तो अगर इसका आपको आंसर लेना है तो ऐसे आप आंसर ले सकते हो। इसको उठाओ, ऐसे ही आपका जो पहला प्रोग्राम था जो कि आपने लिखा था यहाँ पर, इसके अंदर डालो। अब देखो, पहले इंटीजर आएगा
इंटीजर, लेकिन ये सिंटैक्स गलत है। इंटीजर आपका कभी भी ऐसे कैपिटल में नहीं होता है, स्मॉल में होता है। ये एक पहली चीज़ जो हमने गलती करी है। स्पेसिंग का भी ध्यान दो थोड़ा सा, ऐसे स्पेस रखते जाओ जो कि अच्छा होता है। उसके बाद इंट ये, अगर ये ऐसे स्पेसिंग रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन दिखने में थोड़ा सा सही नहीं लगता है ये। यहाँ पर सिंटैक्टिकल चेंज है। कैपिटल स्मॉल का अगर आप गलती करोगे तो ये एरर दे देगा डायरेक्टली। कंसोल डॉट राइट लाइन, ये पता है आपको, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये आप एग्ज़ाम्पल को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10, 20, 30, इसका आंसर मिलेगा आपको 30। इतना आसान है सी शार्प के अंदर कोड करना, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है आपकी। ओके, तो इतना ही मैं रखूँगा पहले वीडियो के अंदर। बहुत आई थिंक बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है ये वीडियो, क्योंकि हम लिखते रहे, नोट्स भी निकाल रहे हैं और लिख के आपको बता भी रहे हैं कि कैसे होता है सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।